देन व्यंजन संधि हमने शुरू करी थी। व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन संधि में जो पहला शब्द और दूसरा शब्द होता है, इसका जो प्रथम वर्ण होता है ना, वो या तो आपका वोवेल होगा, इधर कॉन्सोनेंट हो सकता है, ये वोवेल होगा, इधर वोवेल हो सकता है, इधर कॉन्सोनेंट होगा तो इधर वोवेल आपको मिलेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है ना, ये व्यंजन संधि में हमने देख लिया था। फिर व्यंजन संधि के अपन कुछ उदाहरण कर रहे थे। उदाहरण करने से पहले और हमें इसमें कुछ नियम देखने पड़ेंगे। ठीक है ना, व्यंजन संधि में होता क्या है। देखो एक चीज जरूर आप ध्यान रख लेना, दोनों जगह कहीं भी वोवेल्स नहीं है, यहाँ पर दोनों जगह स्वर नहीं है ना, क्योंकि अगर दोनों जगह आप वोवेल ले लेंगे तो फिर ये स्वर संधि में चला जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर दोनों जगह वोवेल्स नहीं है, ये जरूर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर, ये तक की बात हो गई थी। फिर दूसरी चीज मैंने ये बताई थी कि यहाँ पर जो कॉन्सोनेंट आ रहा है ना, यहाँ पर जो कॉन्सोनेंट आ रहा है, वो वाला जो कॉन्सोनेंट होगा वोवेल कॉन्सोनेंट हो गया, वोवेल दोनों जगह कॉन्सोनेंट है ना। देखो यहाँ पर कॉन्सोनेंट, यहाँ पर वोवेल, और यहाँ पर कॉन्सोनेंट और यहाँ पर कॉन्सोनेंट, यानी कि दोनों जगह व्यंजन। ठीक है ना, दोनों जगह वोवेल, ये चीज नहीं आएगी, ये जरूर आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ रहे थे कि एक चीज मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई थी, वर्ण विच्छेद करवाने के पीछे हेतु यही था। स्वर संधि में भी आपको काफी बेनिफिट मिला होगा वर्ण विच्छेद का। अंतिम स्वर हम निकाल पा रहे हैं यहाँ का। यहाँ पर अगर आप नोट करेंगे ना, पूरी व्यंजन संधि पे नोट करना, आप जो प्रथम वर्ण होगा ना इधर वाला, वो कॉन्सोनेंट का मतलब या तो आपको हलंत मिलेगा, हलंत मिलेगा ही मिलेगा। तो वर्ण विच्छेद करते समय आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, यहाँ पर हलंत वाला निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, और अगर यहाँ पर हलंत वाला नहीं निकल रहा है तो फिर ये पक्का मानना कि इधर कॉन्सोनेंट होगा। नहीं, हलंत होगा ये कोई जरूरी नहीं है, पर कॉन्सोनेंट से शुरुआत होगी, वोवेल नहीं होगा फिर इधर वाला। ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। जैसे हमने एक एग्जांपल किया था, सॉरी, जगत प्लस अंबा। ठीक है, तो देखो यहां पर अंबा स्वर आ रहा है ना, और यहां पर भी देखा जाए तो आपको दिखने में स्वर दिख रहा है, तो दोनों जगह स्वर तो नहीं होगा, तो व्यंजन संधि करने के लिए यहां पर हलंत होना ही होना होगा। ठीक है, लेकिन अगर इस तरफ आपका व्यंजन आता है तो कोई दिक्कत नहीं, इधर स्वर या व्यंजन कोई सा भी हो सकता है। देखो एक उदाहरण लिया था अपन ने, जैसे अप, है ना, और यहां पर लिया मैंने द, तो अब द का मतलब यहां पर क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, व्यंजन आ रहा है यहाँ पर। जैसे द का वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा, द हलंत और ये तो निकल रहा है, स्वर तो बाद में जा रहा है, पहले तो आपका कॉन्सोनेंट ही आ गया। तो ऐसी सिचुएशन में भी यहाँ पर कॉन्सोनेंट आ रहा है और यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट आ रहा है, और ये क्या आ रहा है आपका, हलंत में ही रहेगा, इधर वाला हलंत में रहेगा, ये जरूर ध्यान में रखना, कॉन्सोनेंट आएगा। ठीक है ना, यहां तक की बात है। नाउ आगे, हाँ, जगह जगत प्लस गुरु, तो इसको द को आधा नहीं लिखेंगे, फिर ऐसे रहेगा हलंत लगा। हाँ, द हलंत में द आधा ही तो है, तो मतलब इसे अपन ने कहीं जगह लिखा था ऐसे, इसको द को आधा कर दिया। हाँ, कर दो ना, कर दो कर दो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उस तरह से पूछ रहे हैं तो द तो आधा नहीं होगा ना, तो फिर ऐसे लिखेंगे। हाँ देखो एक चीज सभी एक ही बार में समझ लो इस चीज को, है ना, बार बार समय खराब करने में फायदा नहीं है। मैंने यूं बताया तो था आपको, फिर भी सामान्यतः होता क्या है, जो आपके वर्ण होते हैं ना, वर्ण में क्या, जैसे क लिखा आपने, ख लिखा आपने, च लिखा आपने, ट लिखा आपने, त लिखा आपने, प लिखा, लिखिए कि नहीं लिखिए। इनका जो निर्माण हो रहा है, ये जो वर्ण बन रहे हैं, किस तरह से बन रहे हैं, एक तो ये आ रही है, इसको बोलते हैं पड़ी पाई, पाई का मतलब इस रेखा को बोलते हैं, तो ये लेटी हुई है, और इसको बोलते हैं खड़ी हुई पाई। तो आपके सामान्य जितने भी वर्ण बनेंगे ना, वो इसी के ऊपर चलेंगे। जैसे आप क लिखेंगे तो ये लिख दिया आपने क, जैसे आप ख लिखेंगे तो जैसे ये पड़ी और ये खड़ी थी, तो इसी के ऊपर तो ख लगाया आपने। जैसे ग लगाएंगे, ग बनाएंगे आप, ये तो है ये, और ये ग हो गया आपका। जैसे घ करेंगे, ये तो है ये, और ये आपका घ हो गया आपका। समझ में बात। लेकिन जैसे आप गौर करेंगे, ये है इसका
पंचमाक्षर। अब यहाँ पर कोई बहुत बड़ी खड़ी पाई थोड़ी आई अपने पास में, तो बिल्कुल इतना सा लिखना पड़ा अपन को, इतना सा, तो इसमें खड़ी पाई नहीं आ रही है ना। तो ये ध्यान रखना, जिनमें खड़ी पाई आ रही है ना, उनकी इस खड़ी पाई को हटा दो, वो हलंत हो जाएगा। अब जैसे इस ग की खड़ी पाई को हटाऊंगा तो ये हलंत हो जाएगा। इसका मतलब आधा ग मैं ऐसे भी लिखता हूं, जैसे ये घ है, इसमें खड़ी पाई ये हो रही है, तो इसका आधा घ ऐसा लिखता हूं नहीं लिखता हूं, लेकिन इसका कैसे करूंगा, इसका नहीं हो पाएगा। अगर यहां से मैं खड़ी पाई ये जो छोटा सा है इसको हटाऊंगा तो ये ऐसे छूटेगा बीच में। तो ये तो ऊपर पड़ी पाई क्यों लेकर आते हैं, इसको बांधने के लिए। हिंदी का नियम कहता है कि सिरो रेखा लगाना आज्ञापक है, मैंडेटरी है, लगाना पड़ेगा आपको, अदरवाइज आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो ये जरूरी है, तो ये तो रहेगी। तो फिर अब इसका आधा कैसे करें, स्वर रहित कैसे करें, हलंत कैसे करें, तो हल चिन्ह लगा दिया जाता है इसके नीचे, ये इसका इंडिकेशन है ना। जैसे ख को करना है तो ख आधा इस तरह से हो जाएगा आपका। जैसे संख्या लिखते हैं तो फिर उसके अंदर ये या ऐसे तो जुड़ेगा और ये सब संख्या हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी आपकी, इसी तरह से होता है आधा ख। अब क को कैसे निकालेंगे, अब क में से अगर इस बीच में से, देखो ये सेंटर में आ रही है, अब क में से अगर आप इस बीच की को निकाल देंगे तो इस तरह से हो जाएगा, तो ये भी इधर जूल हो रहा है। तो फिर क के लिए क्या बताया, क के लिए ये बताया कि जो यहां पर भी तो खड़ी पाई आ रही है हल्की सी, इसको हटा दो क में से। भाई बीच का तो इसको देना है, खड़ी पड़ी का कनेक्शन नहीं टूटना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर फिर क्या होगा, यहां पर जो इधर से आता है ना इसको हटा दिया जाता है, तो क के अंदर क्या होता है, ये लिखकर और ऐसे छोड़ दिया जाता है इसको क, ठीक है। ये होते हैं पाई वाले। अब कुछ होते हैं गोल वर्ण। कैसे, गोल वर्ण, गोल वर्ण में क्या होते हैं, जैसे ये आपका ट वर्ग वाला आ जाएगा। अब देखो च के अंदर भी ऐसे कैसे छूट जाएगा, खड़ी पाई को उठाकर, तो आधा च इस तरह से लिख दिया जा सकता है। छ है, छ में सामान्यतः हलंत के साथ में मिलता है आपका, या कभी कभार ऐसे भी जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। फिर ध्यान रखना ये चीज हटा दी जाती है, हलंत छ के अंदर ये चीज हटी हुई मिलेगी आपको, अगर कहीं देखेंगे आपको, है ना। ये लगा हुआ नहीं मिलेगा आधा छ में, और अगर ये लगा हुआ मिल रहा है तो फिर नीचे हलंत मिलेगा, ठीक है। फिर ट की मैं बात करता हूं तो सामान्य देखो ट में क्या होता है, इनको गोल वर्ण बोलता हूं मैं, टेको, ठेको, डेको, ढेको, ये गोल वर्ण है ना, घुमावदार हो रहे हैं ना सारे के सारे। अब इनमें कहीं पे पूरी बड़ी खड़ी पाई तो आ नहीं रही है, तो इनको आप हटा नहीं सकते, नहीं हटा सकते ना इनको, ये सारी की सारी रहेंगी आपकी, ये तो रहेंगी जो यहाँ पर आ रही है वो, जैसे ये ड है ना, ऐसे लिखते हैं ना, इसको हटा नहीं सकते, हटाओगे तो कनेक्शन कटेगा। तब ऐसी सिचुएशन में इनके नीचे आपको क्या करना पड़ता है, हलंत ही लगाना पड़ता है। ठीक है, वैसे आपका द से दवात वाला बनता है, ये भी तो गोल वर्ण ही है आपका, तो फिर इसको भी हलंत क्या लगाओ आप, इसको आधा द कैसे लगेंगे आप, लिखेंगे आप नहीं लिख पाएंगे। द धन उसको लिखा जा सकता है, खड़ी पाई हट जाएगी यहाँ, लेकिन द नहीं हटेगा, ये ऐसा कैसा रहेगा, समझ में आ गई बात आपको। ठीक है सागर, अंकित क्या नाम आपका, ऋषभ, क्लियर हुई बात आपको। र के अंदर भी मैंने बताया था आपको इसी तरह से, ये र है, र के अंदर हलंत ऐसे लिखना पड़ेगा, लेकिन अब देखो कितना लंबा हो गया ये, र के नीचे हलंत और लगाओ, तो ऐसी सिचुएशन में मैंने बताया था रेफ की तरह लगा दो र को, हलंत वाले र को ऊपर रेफ की तरह लगा दो। अब जैसे ये द था, ये द हलंत है, इसमें अगर आप ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये द और ये मिलता जुलता किससे दिख रहा, लिखा ऐसे जाता है ये, लेकिन जैसे विद्यालय होता है ना आपका, है ना, तो उसके अंदर अपन ऐसे करते हैं ना, उसमें आधा द और ये तो मिला हुआ है, समझ में बात आपको, विद्या, तो आधा द और ये इस तरह से मिला हुआ है आपका, ठीक है ना, इस तरह से मिला हुआ, क्लियर। तो ध्यान रखना, ध में, घ में और द धनुष में इसका डिफरेंस हमें मालूम होना चाहिए, तीनों की बनावट अलग अलग है, एक जैसे में समझ बैठना है इनको, है ना। और कई व्यक्ति इसको क्या है ज झंडे वाला समझ लेते हैं, जबकि ज झंडे वाला तो इस तरह से लिखा जाता है ना, डिफरेंस है इनमें, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज, कई बार अपन ने देखा था, जैसे अभी जैसे कि आप ये क्या शब्द था वो, हाँ द वाला, है ना। अब ये द था और ये गुरु था, है ना, ये आपका गुरु था। तब ऐसी सिचुएशन में आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, अगर आपने देखा होगा तो जैसे ये हो जाएगा ज ग, द को पूरा लिख दिया होगा और ग को यहां लगा देते हैं, ठीक है ना, जगत गुरु, द को पूरा लिखकर ग को आधा लिखा देते हैं। तो वो भी मैंने आपको सिखाया है कौन सी सिचुएशन कहां पर लगेगी, है ना।
भगवत गीता, भगवत गीता, दहलंतर ग पूरा है वहां पर, लेकिन द के नीचे ग लगा हुआ मिलता है आपको। देखो इसी संधि का नियम है जो भी कल अपने नियम किया था पिछली क्लास में। क्या होता है, भगवत प्लस गीता, यही होता है ना, समझ लो पहले। तय के बाद में कचट तप के बाद में तीसरा या चौथा वर्ण आता है, तो ग तीसरा वर्ण है ना, तो तय किस में बदलता है आपका, तीसरे में बदलेगा, अपने तीसरे में बदलेगा। अपने तीसरे का मतलब दहलंत में, तो ये रहेगा ना दहलंत में। तो इधर कोई स्वर है क्या, स्वर तो है नहीं, स्वर होता तो इधर आकर मिल जाता, यहां पर भी व्यंजन ही, तो इसका मतलब ये ऐसा कैसा ही बना रह जाएगा आपका। या तो ऐसे लिख लो आप इसको, या ऐसा देखते ना, ठीक है। इसका मतलब ग पूरा है और द आधा है इसमें, भगवत गीता ये है इसका। समझ में आ गई ये बातें आपको, कुछ छोटी छोटी सामान्य बातें हैं, इनको सीखते रहो, याद रखते रहो। नहीं ज्यादा नहीं किया, कुछ बेसिक चीजें बताई है मैंने। कुछ बेसिक डाउट थे तो जैसे कैफे के वगैरह में क्या बात करते हैं, व्यंजन संधि में क्या होता है सामान्यतः, अभी रूल मैं रिकॉल करवाऊंगा वापस व्यंजन संधि का। नहीं अभी रूल नहीं लिखवाया, कुछ बेसिक डाउट्स थे इनके वो क्लियर करवाए हैं, है ना। ये देख लीजिए, एक एग्जांपल दिया है कल वाली संधि का, भगवत प्लस गीता वाला। अब देखो कुछ एक चीज आप पहले आप समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं मैं, है ना। कल एक नियम लिखवाया था मैंने, होप सो आपने लर्न कर लिया होगा। क्या था, पहला नियम लिखवाया था मैंने, क च त त प, इसके बाद में क्या जाता है आपका तीसरा, सॉरी तीसरा या चौथा वर्ण, या क्या आ जाता है य र ल व, या है भी आ रहा है, या कोई भी स्वर, मतलब ऐसे लिख देता हूं मैं, कोई भी स्वर कर देता हूं इसको, ठीक है ना। ये आ रहा था, तब क्या हो रहा था आगे आपका, ये हो रहा था कि जो ये वर्ण है ना, ये वर्ण ये अपने तीसरे में, किसमें बदल रहे थे, अपने तीसरे में। अपने तीसरे में, अब अपने तीसरे का मतलब क का तीसरा क्या हो रहा था ग, च का तीसरा क्या हो रहा था ज, ट का तीसरा क्या हो रहा था ड, है ना। त का तीसरा क्या हो रहा था द, और प का तीसरा क्या हो रहा था ब, ये चीज हो रही थी, ठीक है। याद हो गई होगी आपको ये चीजें। अब देखो अगर आप गौर कर रहे होंगे तो कल मैंने आपको एक एक्स्ट्रा चीज लिखवाई थी, यहां तो मिलना मुश्किल है, आज फिर लिख लो, मैं इसको थोड़ा सा और आसान कर देता हूं, इसी रूल को आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा। आपको क वर्ग लिखवाया था मैंने आपको, एक च वर्ग लिखवाया था, त वर्ग लिखवाया था, त वर्ग प वर्ग, फिर उसके बाद में अंतस्थ की बात करी थी, और फिर उसके बाद में अपन ने ऊष्म की बात करी थी। क वर्ग का जो प्रथम वर्ण था वो क्या हो रहा था आपका क, दूसरा ख, तीसरा ग, चौथा घ, और फिर न। नोट कर लो एक बार इनको, ये आपका पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था, और ये पांचवा था। नोट करिए आप। अब च के लिए क्या हो जाएगा आपका च, छ, ज, झ, य।
इधर हो जाएगा आपका ट ठ ड ढ न त थ द ध और न। ये हो जाएगा प फ ब भ म। यहाँ पर हो जाएगा आपका य र ल और व। और यहाँ हो जाएगा लास्ट में श श श और अंतिम है। यहां तक की बात करी थी। गौर करने वाली बात यह है, जब आप वर्ण पढ़ते हैं तो वर्ण में आपने पहले पढ़ा होगा या सुना होगा, कुछ घोष वर्ण भी होते हैं, कुछ अघोष वर्ण भी होते हैं। कौन से? घोष या अघोष। तो घोष कौन से होते हैं, अघोष कौन से होते हैं? छोटे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है या अदर देन जुडिशरी के पूछ लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर तो और ही काफी सारा पूछने का मैटर रहता है, छोटे बहुत कम प्रश्न पूछता है। तो सामान्यतः अगर घोष और अघोष की मैं बात करता हूं तो ध्यान रखना, देखो घोष की मैं बात कर रहा हूं। घोष, घोष का मतलब होता है नाद करना, है ना। घोष का मतलब होता है नाद करना, गूंज करना। जैसे आप किसी भी ड्रम पे और हिट करते हैं, मारते हैं, आवाज करता है कि नहीं करता है? नाद करना, घोष। ऐसे किसी को, जैसे कि किसी वाद्य यंत्र को हम हवा मारते हैं तब वो भी आवाज करता है। अब उसकी आवाज के हिसाब से और इसको डिसाइड किया है, जैसे अपने फेफड़ों से आवाज निकलती है ना, उसके हिसाब से। तो घोष का मतलब, घोष को मैं अगर स उपसर्ग दे देता हूं तो भी दोनों में कोई अंतर है क्या? घोष को ही तो सघोष कहूंगा, यानी कि घोष का मतलब नाद करने वाले। अब नाद में सघोष का मतलब नाद के साथ में, घोष के साथ में, और अघोष का मतलब बिना नाद के, बिना घोष के, बिना गूंज के, है ना। तो इस तरह से घोष वर्णों को दो प्रकार से अघोष और सघोष में बांटा जाता है। ये आपस में विपरीतार्थक है। अब सघोष कौन से हैं, अघोष कौन से हैं? अब इनको याद करवाऊं तो मैं लिखवा सकता हूं, अघोष वर्ण वो होते हैं जो क ख, फिर च छ, फिर ट ठ, फिर त थ, फिर प फ, फिर आ जाएंगे आपके स श श। ये 13 अघोष होते हैं। फिर मैं घोष की बात करूं तो घोष के लिए इस तरह से याद करना पड़ेगा, लेकिन इसको एक सिंपल सी ट्रिक देता हूं घोष और अघोष के लिए। डमरू डम डम बजता है ना, वो भी घोष ही करता है। या हथौड़े से हम प्रहार करते हैं, वो भी घोष ही करता है। देखो डमरू पर इस तरह से तो लिखते हैं, ऐसा ही होता है अपना डमरू। तो आ जाओ, ये आपका घोष। समझ में आए? ये जो रेखा मैंने बनाई है ना, इस रेखा की इधर वाले आपके अघोष और इधर वाले सघोष। अब याद रह जाएगा आपको, क्या के तो आपको मालूम है ये। अब ये रेखा भी आपको मालूम हो जाएगी, तो इधर वाले अघोष और इधर वाले सघोष। अब देखो इसको और थोड़ा सा सिस्टमेटिक एक बार समझ लो, नोट कर लेना, मैं समय दे दूंगा आपको, क्योंकि ये अगर आप लर्न कर लेंगे ना तो आगे आपको व्यंजन संधि भी आसानी रहेगी। विसर्ग संधि में पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन जब शब्द शुद्धि करवाऊंगा ना तब विसर्ग संधि के उदाहरण आएंगे। जब मैं आपको उपसर्ग करवाऊंगा तब भी कुछ विसर्ग संधि के उदाहरण आएंगे। हो सकता है उस समय मुझे आपको कुछ विसर्ग संधि के नियम बताने पड़े, और उस समय आपको मैं घोष और अघोष की फिर चर्चा करूंगा। इसलिए इसको एक बार अच्छे से समझ लो और याद कर लो। तो अघोष का मतलब मैं कह सकता हूं क्या? पहला और दूसरा वर्ण कह सकता हूं, और फिर तीनों से। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। और अघोष का मतलब क्या कह सकता हूं मैं? तीसरा, चौथा और पांचवा। फिर उसके बाद में सीधा ऐसा लिख दूं मैं, अंतस्थ का मतलब यह अलावा ही है। अब अभी वर्णों की बात कर रहा हूं मैं, घोष वर्ण और अघोष वर्ण। इसका मतलब वर्णों में आपके स्वर भी आते हैं, तो स्वर कहां जाएंगे? स्वर भी आपके सघोष में आते हैं। स्वर भी आपके किस में आते हैं? सघोष में आते हैं। सभी स्वर लिख देता हूं मैं इस तरह से इसको। देखो दोस्तों, ये टेक्निक ध्यान में रखना, सभी स्वर ये भी कहां आते हैं? आपके सघोष में ही आते हैं। क्लियर? अब बताओ, याद रखने में दिक्कत रहेगी आपको?
अंतस्थ और है इसी में आ जाएगा, घोष में आ जाएगा ये, ठीक है इसमें चला जाएगा। क्लियर? अब देखो, नोट कर लिया आपने ये चीज, अच्छे से नोट कर लेना। अब इसको और थोड़ा सा आगे चर्चा करूंगा इस पे। सघोष को हम घोषवर्ण बोल सकते हैं। सघोष को हम घोषवर्ण बोल सकते हैं। अघोष अगर तुमने नोट किया हो तो एक एग्जाम्पल क्या एक क्वेश्चन पूछा था पिछली जुडिशरी में, 21 वाले में पूछा था आई थिंक। क्या था ये नोट कर लिया क्या आपने? इस बार विलोम शब्द पूछेगा ना आपको यहां पर। आपकी पता क्या था वहां पर? पूछा था अकारण का विलोम, है ना? ऑप्शन दिया था कारण, सकारण, अन्य और कुछ भी होंगे, निर्कारण, दुर्कारण, वॉटेवर जो कुछ भी हो। अकारण का विलोम व्यक्ति क्या करते हैं? कारण का अकारण बोलते हैं भाई। जैसे अगर मैं कहता हूं कारण का विलोम और अकारण का विलोम, कारण होता है बिल्कुल, लेकिन ऑप्शन में अकारण है। अब अकारण का विलोम स्पेशली पूछ रहा है, अकारण बना ना आपका, कारण में अ उपसर्ग लगा रखा मैंने, तो फिर इसका विलोम भी सामान्य तो उपसर्ग युक्त ही रहेगा। और सकारण भी होता है कि नहीं होता? अब बताओ, आपके पास में एक तो कारण शब्द भी है, एक सकारण भी है, अब ज्यादा सही कौन सा जाएगा? क्यों? क्योंकि ये भी उपसर्ग युक्त शब्द है। हमेशा ध्यान रखना, एक चीज बता देता हूं मैं आपको, जब आप अपनी वर्ड पावर को इंप्रूव करो ना, तो कुछ चीजें आपको लर्न करने का अभी से प्रयास करना चाहिए। जैसे आपके सिलेबस में तत्सम तद्भव नहीं है ना, बट आपको याद करने का प्रयास करना चाहिए अगर अच्छा लेखन अपने को करना है तो, है ना? उनको याद करने का 10-5 या 2-4 डेली के करते रहो, या समय निकालकर जब कभी भी खाली समय हो। जब विलोम शब्द आप याद करेंगे ना, तो विलोम शब्द के लिए एक नियम कहता है कि तत्सम शब्दों का विलोम भी तत्सम होगा, तद्भव का विलोम तद्भव होगा। जब आप उपसर्ग जोड़ने का प्रयास करेंगे ना, तो उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ तत्सम उपसर्ग लगेंगे, तद्भव शब्दों के साथ तद्भव लगेंगे, इंग्लिश वाले शब्दों के साथ इंग्लिश लगेंगे, विदेशी वालों के साथ विदेशी लगेंगे। जैसे मैं पुस्तकें तो लिखता हूं, लेकिन कई जगह आप देखते होंगे स्कूलें खुल गई। अब जैसे विद्यालय तो समझ में आता है अपन को, कई सारे विद्यालय। अब स्कूल का तो स्कूल होना चाहिए ना, बहुवचन बनाते हैं तो हम स्कूलें, बहुवचन बनाने के लिए हिंदी काम में ले रहे हैं शब्द इंग्लिश का, गलत है बोलने के हिसाब से भी, लेखन के हिसाब से भी, है ना? मेरी बुकें कहाँ हैं? बुक्स ही बोलो ना, बुकें थोड़े होगा, किताबें होता है, पुस्तकें होता है, बुकें नहीं होता है। मेरा बुके कहाँ है? तो फिर तो बुके तो गुच्छा हो जाएगा, पुष्प गुच्छ जिसका बोलते हैं बुके, है ना? जैसे को अपन देते हैं उसका सम्मान करने के लिए। तो कुछ छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब ध्यान में तो रख लेंगे रूल को, तो हमें रूल्स तो मालूम रह जाएंगे, लेकिन वर्ड पावर अपने आप में काफी बड़ी चीज है, तो कुछ बेसिक चीज है ना, वो तो हमें याद करनी ही पड़ेगी। लाइकवाइज इसी तरह से आपका घोष, तो अगर मैं घोष के विलोम की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा? अघोष। और फिर अघोष के विलोम की बात करूंगा तो सघोष, क्योंकि यहां पर फिर क्या मिल रहा है आपको? उपसर्ग मिल रहा था फिर यहां पर भी। तो इसका मतलब देखा जाए तो ये और ये एक ही बात है, इसमें भी सकारण और कारण देखा जाए तो बात तो एक ही। ये कुछ बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जिनको हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए बैक टू द पॉइंट। अब इसके साथ एक दो चीजें और नोट कर लो। आप नोट कर लिया आपने? अब देखो, चलो कोई नहीं, ये रहा आपका। पिछली क्लास में आपने नोट किया होगा, मैंने क्या नोट करवाया था? अगर वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद में ब्रैकेट में क च ट त प के बाद में यदि वर्गों का तीसरा या चौथा, फिर तीसरे चौथे को डिटेल में लिखवाया था, या य लव या है या कोई भी स्वर आ जाता है, तो क च ट त प यानी कि प्रथम वर्णों का, ये जो वर्गों का प्रथम वर्ण क च ट त प है, वो अपने ही वर्ग के तीसरे ग ज ड द भ में
गजड़ द ब में बदल जाता है। इतना बड़ा नियम था। फिर उसको शॉर्ट करके और यहां पर लिख दिया था मैंने गजड़दम और गजड़दम ये रलव है और सभी स्वर। फिर उसको आज थोड़ा सा शॉर्ट करके और यहां पर तीसरा चौथा वर्ण लिख दिया, ये रलव कर दिया और है कर दिया और कोई भी स्वर। अभी थोड़ा सा पीछे लौटेंगे आप, तीसरा चौथा अंतस्थ है सभी स्वर, घोष कह सकता हूं इनको, घोष कह सकता हूं ना। इसका मतलब आपका नियम बड़ा आसान हो सकता है। अगर आप गौर करें यहां पर नियम बड़ा आसान हो सकता है। क्या? अगर प्रथम वर्ण के बाद में क्या आता है, घोष वर्ण आए तो क्या हो जाएगा आपका, बढ़ाओ। अब इस नियम को भूलोगे क्या आप? लेकिन एक दिक्कत हो गई इसमें, इसमें दिक्कत ही हो गई, घोष तो लिख दिया मैंने, पांचवा भी तो है, पांचवा है कि नहीं है? तो अब इस दिक्कत को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? क्योंकि इसके लिए भी आपको रूल्स तो पढ़ने पड़ेंगे, इसके लिए भी आपको काम तो करना पड़ेगा। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, वाक प्लस मय। अब यहां पर कह यानी कि पहले के बाद में क्या आ रहा है, पांचवा आ गया, ये तो मैं तो पांचवा है ना। जब और ये बनता कैसे है आपका, बनता अभी ये नियम लिखवा दूंगा, ये बनेगा आपका इस तरह से वांग्मय, यानी कि ये अपने पांचवें में जा रहा है। इसका मतलब ये नियम यहां पर काम नहीं कर रहा, लेकिन है तो सारे सारे घोष ना, तो कर दो ना यार, पांचवें को माइनस कर दो, ये लो पांचवा नहीं, घोष तो चाहिए लेकिन घोष में से पांचवा नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। तो जो पांचवा बचा हुआ ना उसके लिए नेक्स्ट रूल नंबर 2 लिखवा दूंगा मैं, उसके लिए क्या बनता है, समझ में आ गई बात। हिंदी ऐसे आसान होगी, आपको मेहनत करना लेकिन थोड़ा स्मार्टली करना है हमें। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिक इस तरह से बैठ जाएगी अब आपकी। इसलिए कई भी हर बार ये जैसे जुडिशरी इस फील्ड में आता है, कौन आता है सामान्य, या तो पहले बीए वगैरह करके आता है, बीए में पॉलिटी वगैरह वो रखता है, फिर लॉ कर लेता है, फिर जुडिशरी या कंपटीशन की तरफ आता है, या जो आपका एनालिज वगैरह के थ्रू या 5 ईयर लॉ करके आते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले आते हैं, उनको ज्यादा समझ नहीं होती है। हमेशा ये आता है कि सर आप शुरू के 5-6 दिन लोगों को ये लगता है कि पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस, मैं कह गए इनके ऊपर। अब तो फिर भी बहुत कम कर दिया मैंने, बहुत कम कर दिया इन क्लासेज में, वरना पूरे 10 दिन लग जाते थे। कह गए भी बताना, डिक्शनरी देखना नहीं आता, डिक्शनरी देखना भी सिखाता था। अगर आप देखेंगे ये अभी स्वर देखेंगे अगर आप यहाँ पर, तो आपको क्या लगता है अंतिम वर्ण क्या मिलेगा डिक्शनरी में? कह रहे हैं ना आपके सामने जैसे ज्ञानी, अरे भाई जैसे ज्ञानी तो यहाँ ही मिल जाएगा, जय संयुक्ताक्षर है ना, उसका वर्णच्छेद क्या होता है जय, तो जय के ठीक बाद, तो 6 के ठीक बाद में जय, ज्ञानी तो यही मिल जाएगा। 14 सितंबर आता है हिंदी, हिंदी हमारी राजभाषा है, यूं तो मातृभाषा का दर्जा नहीं दे रखा उसे, लेकिन हमारी मातृभाषा है हिंदी, हिंदी में वो क्षमता है, वो कैसे कबूतर से शुरू करती है कैसे ज्ञानी बनाकर छोड़ती है। ज्ञानी तो यही रह गया, वो फिर उतने ही ज्ञानी है, यहाँ तक कि आगे वाले ज्ञानी नहीं है वो। डिक्शनरी देखेंगे तो अंतिम वर्ण आपका डिक्शनरी में है मिलेगा, ध्यान रखना। उनको डिक्शनरी खोजने के लिए कहते हो तो शब्द नहीं खोज पाएंगे। तो पहला क्या मिलेगा, क्या पहला क्या मिलेगा? नहीं, पहले स्वर आएंगे आपके, तो स्वर में क्या मिलेगा सबसे पहले, ऐसे है ना, लेकिन नहीं, इससे भी पहले आपको मिलेगा ये, लेकिन नहीं, ये भी 2 प्रकार से होते हैं आपके, एक तो ये होता है और एक ये होता है। तो पहले ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, समझ में बात आपको। तो ए में ये, फिर उसके उसके अब जैसे आ आएगा ना, तो पहले ये, फिर पहले ये वाला आ मिलेगा, फिर ये वाला आ मिलेगा, और फिर ये सामान्य आ मिलेगा, फिर ई पे जाएगा। ठीक इसी पर स्वर कंप्लीट होने के बाद में फिर आपको क्या मिलेगा, क। नहीं, पहले ये वाला क मिलेगा, फिर आपको मिलेगा ये वाला क, फिर आपको मिलेगा पूरा क, और फिर मिलेगा आपको क हलंत, फिर नंबर आएगा ख का। बात समझ में है आपको? फिर नंबर आएगा ख का। अब शब्द ढूंढने के लिए ये प्रयास करना पड़ेगा। पहले मैं 2-2, 3-3 क्लासेज इसका वर्ण विच्छेद का भी काम कर जाती है ये चीज आपकी। दोनों चीजें अब इसके साथ में डिक्शनरी का ऑर्डर भी सिखा देता था
और क्या बोलते हैं डिक्शनरी में कैसे, अब क्या कि इतना टाइम भी नहीं मिलता, पहले क्लासेज आपकी 3-3 महीने 4-4 महीने इंडिविजुअली लेते थे, तब यहाँ पर आपको क्या है 1.5 महीने में तो कोर्स कंप्लीट करवाना होता है, टाइम भी इतना नहीं रहता है, आउट ऑफ द सिलेबस की कोई बात करते ही नहीं है, जबकि हिंदी में आउट ऑफ द सिलेबस होता ही नहीं है, तो भाषा है ना, जितना सीखो उतना ही। अभी जुडिशरी वाले रिजल्ट देखे हैं आपने, भाषा टाइम फिक्स कर दी है? तो भाषा आता है, भाषा को सीखिए, सीखने के बाद में पढ़िए, अब पढ़ेंगे ना आप तो एक एक शब्द आपको नॉलेज देगा, और यार ऐसा भी होता है क्या, है ना, ये आपको ध्यान में रखना। तो ये सीक्वेंसिंग की बात आती है, तो सबसे लास्ट में आपको है मिलता है, तो आसान हो गया आपका नियम, क्लियर। अब चलो ये अपने डायग्राम बनाया ना सारा का सारा, इसके साथ में एक चीज और याद कर लो आप, अल्प प्राण और महाप्राण, ये भी दो प्रकार पढ़ते हैं आप प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व का मतलब फेफड़ों से हवा किस तरह से निकलेगी, प्राण वायु कितनी निकलेगी, कम निकलेगी या ज्यादा निकलेगी, कम निकलेगी या ज्यादा निकलेगी। देखो घोष का मतलब तो क्या था, आवाज कम होगी ज्यादा होगी, गौर करना, क ख ग घ न च छ ज झ, समझ में, ठीक है। ऐसे प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण जिनमें फेफड़ों से कम हवा निकलती है और महाप्राण में ज्यादा निकलती है, ठीक है ना, तो वो चीज भी आप ध्यान रख लीजिए, प्राणत्व के आधार पर किस तरह से इनको देखते हैं। चलो के आधार फाधार छोड़ा, तो इन शॉर्ट ध्यान रखो ना, प्राणत्व के आधार पर आप इनको देखते हैं अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है, प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण, ये दो प्रकार से आप इनको देखते हैं या ध्यान में रखते हैं। अब सामान्यतः अल्प प्राण कौन से होंगे, महाप्राण कौन से होंगे, बड़ी सिंपल सी बात बता रखी है इसमें, अल्प क्या चीज, हाँ, जिनमें प्राणवायु कम निकलती है उनको बोलते हैं पर अल्प प्राण। देखो इसको मैं याद करवाने की ट्रिक बता रहा हूं आपको, क्या है डेफिनेशन वगैरह आपसे कोई नहीं पूछेगा, क्या है क्या नहीं है, वो सब बात का विषय है, याद करने के हिसाब से। वर्गों के क्या थे, पहला वर्गों के क्या थे आपके पास में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यही तो वर्ण थे ना। इसमें क्या करना, जो पहला है आपका, जो तीसरा आपका और जो पांचवा है, इनको तो एक ग्रुप में ले लो आप, और जो दूसरा है अलग ही, ये दूसरा और चौथा है, इनको अलग ले लो आप। तो पहला, तीसरा और पांचवा ये तो होते हैं आपके अल्प प्राण, और ये होते हैं आपके महाप्राण, दूसरा और चौथा महाप्राण। लड़ रहेंगे, ये याद रहेंगे आपको। देखो इसका भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं, सामान्यतः अगर आप देखते होंगे, एक बार समझ लो कुछ चीजों को, आप जब क वगैरह सीखते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, के, इसको क्या लिखते हैं, के एच लिखते हैं ना, और इस है को भी एच लिखते हैं, है का मतलब भारी साउंड। तो जिनमें ये एच या तो इसमें मिलेगा, या जैसे इसमें जी एच यहां पर मिलेगा, तो दूसरे चौथे में तो एच मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको। तो जो है वाले हैं ना, एच वाले, ये आपके महाप्राण में जा रहे हैं, तो तीसरा चौथा महाप्राण में चला गया आपका, और पहला, तीसरा और पांचवा ये किस में चला जाएगा आपका, अल्प प्राण में। अभी अपने पास अंतस्थ बच रहे हैं, ऊष्म बच रहे हैं, अब इनका क्या होगा, तो अंतस्थ जो होते हैं ना, अंतस्थ ये किस में जाएंगे आपके, ये भी आपके अल्प प्राण में जाएंगे। अंतस्थ किस में आते हैं आपके, ये भी आपके अल्प प्राण में आते हैं, अंतस्थ भी। अभी आपके ऊष्म बच रहे हैं, ऊष्म किस में जाएंगे, ऊष्म किस में चले जाएंगे आपके, महाप्राण में चले जाएंगे। फिर अभी स्वर बच रहे हैं, अभी आपके स्वर कहां चले जाएंगे आपके, ये भी आपके अल्प प्राण में आ जाएंगे सभी स्वर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या समझ में आया आपको, आपको सीधा सीधा समझ में आ गया। अल्प प्राण का मतलब पहला, तीसरा और पांचवा, महाप्राण का मतलब दूसरा और चौथा, अंतस्थ का मतलब ये लव,
ऊष्मा मतलब श और है, और सबीश्वर का मतलब जो 11 के 11 है वो सारे के सारे। ठीक है, याद हो गया आपको चीजें, कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। क्लियर, चलो आ जाओ वापस अपने काम की चीज पर। ठीक है, आ जाओ, इसके कुछ एग्जांपल और करवाता हूं मैं, कम ही करवाए होंगे। जैसे एग्जांपल्स ले लीजिए आप, वाक प्लस ईश, समझ लो क्या कहा, समझने के लिए क्या, 1 प्लस घोष माइनस 5 बराबर 3। सबसे पहले इसको रिकॉल कर लो, उदाहरण दिखते, 1 प्लस घोष, एक आ रहा है घोष, सभी स्वर घोष होते हैं, लिखो है मैंने, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, सभी स्वर घोष वर्ण होते हैं, शघोष होते हैं। तो एक के बाद में घोष, पांचवा नहीं है, तो इसका मतलब पहला किस में बदलेगा आपका, तीसरे में, तीसरे का मतलब ग, तो क्या हो जाएगा आपका वा ग और ये ई श। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा आपका, अब ये जो स्वर है ना वो यहां पर मिल जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा आपका वागीश। अब गौर करने वाली बात है, मैंने वेरी बिगनिंग आपको एक चीज बताई थी, शुरुआत में क्या बताई थी मैंने आपको, शुरुआत में मैंने बताई थी कि संधि की पहचान स्वर संधि के अंदर, तो स्वर संधि की पहचान के अंदर आ ई उ दीर्घ संधि में चला जाएगा, ए आई सॉरी आई ओ अर, जो ए ओ अर ये गुण में चला जाएगा, फिर उसके बाद में आई और ओ ये किस में चला जाएगा आपका वृद्धि में चला जाएगा, फिर क्या बताया ये वह से पहले हलंत आना चाहिए, ये किस में चला जाएगा आपका, और ये वैसे पहले हलंत नहीं होगा तो अयादि में जाएगा। फिर भी आपको डाउट होता है तो फिर तोड़ कर देखना। अब यहां पर आपको मान लो डाउट होता है ना, बड़ी अच्छी चीज बता रहा हूं भाई, आपको दीर्घ भी दिख गया तो क्या करें, अगर दीर्घ में तोड़ेंगे तो फिर इसका मतलब वागी प्लस ईश करना पड़ेगा आपको। अब ये वागी क्या है भाई, तो फिर व्यंजन संधि आपकी सॉरी स्वर संधि, स्वर संधि में दीर्घ संधि तो नहीं बैठ रहा ना, अब वागी तो नहीं होगा था, वागी तो होगा नहीं, वाक होता है, वागी इसका मतलब वाक बोलना या सामान्यतः बुद्धि, इसके स्वामी की बात करता है जो बोलने में ब्रह्मा के लिए बोला जाता है ना, वागी इस ब्रह्मा को बोला जाता है, या जो प्रखर वक्ता होता है ना, जो बोलने में पटु होता है, वाक पटु जिसको अपन बोलते हैं, वो जो बोलने में बड़ा चतुर होता है। और जैसे अब मैं कह दिया इसको वागीश्वरी, यानी कि कैसे टूटेगा, तीसरा जा रहा ना, तो तीसरे का मतलब पहले में आ जाएगा ये वाग प्लस ईश्वरी, ये मां सरस्वती को बोला जाता है वागीश्वरी। अब जैसे वागीश्वर, चलो आपने बोल दिया तो इसको भी ले लेते हैं अपन वागीश्वर, ठीक है, इसका मतलब इसको भी अगर आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा वाग प्लस ईश्वर, ये बृहस्पति के लिए बोला जाता है, ब्रह्मा के लिए बोला जाता है ना, समझ में आएगी बात, या जो बोलने में पटु होता है। नियम नंबर तो एक ही काम कर रहा था, तो बोलो 1 प्लस घोष माइनस 5 बराबर 3, बताओ रिकॉल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, किया जा सकता है ना। इसलिए हिंदी मुश्किल नहीं है, आसान है, बशर्ते वक्त पर जो चीज आनी है ना उसका हमें ज्ञान होना चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं, शुरू में करेगा वर्ण शुरू करेंगे, वर्ण के साथ में व्यंजन और स्वर पढ़ा देंगे, स्वर के साथ में सगो सगो अगर कोई पढ़ा भी दे तो, जबकि जरूरत आज पड़ रही है हमें। अब इस समय वो आपको याद भी रहेगा और दोनों काम रहेंगे, समय भी बचता है और चीजें लर्न भी रहती हैं। आइए, ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हुई आप लोगों को। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जैसे सम्यक प्लस वाणी, क्या हो जाएगा, बनाओ फटाफट से, सम्यक प्लस ज्ञान, बैठाओ फटाफट से, 2-3 दिन में अपन संधि को कंप्लीट कर लेंगे, कल और परसों दो दिन और संधि कंप्लीट हो जाएगी, व्यंजन संधि, विसर्ग भी नहीं करेंगे अपन, है ना, जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, इसलिए थोड़ा सा आराम से करो ना 2 दिन में, चाहे तो अपन आज भी कंप्लीट कर सकते हैं या कल वाली क्लास में एनी हाउ कर सकते थे, लेकिन जरूरत पड़ेगी आपको, उपसर्ग में भी जरूरत पड़ेगी और शब्द शुद्धि में जरूरत पड़ेगी, इसलिए सीख लेना। सम्यक प्लस
ज्ञान। सत प्लस भावना, बस नियम बना लो। क्या नियम को रिकॉल करने का, 1 प्लस घोष -5 वह, ये रह वह अंतस्थ किस में जाते हैं, घोष वर्णों में जाते हैं। इसका मतलब नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 का मतलब हो जाएगा ये क किस में चला जाएगा आपका, क किस में बदलेगा आपका, ग में बदलेगा। तो क्या बन जाएगा आपका, अच्छा चलो, और क्या बन जाएगा आपका, सम्यक वाणी। ठीक है, इसी प्रकार सम्यक प्लस दर्शन, सम्यक दर्शन बन जाएगा आपका। देखो सम्यक प्लस ज्ञान, इसका कैसे बनाओगे। अब देखो ज्ञान ये किस में जा रहा है आपका, क्या ये घोष वर्ण है, यस। किससे मिलकर बन रहा है ये, जय प्लस ये से मिलकर बन रहा है ना, इसका मतलब घोष वर्ण तो जा रहा है आपका। तो नियम बैठ रहा है आपका, बैठ रहा है तो कै को किस में बदलना है आपको, गलंत में बदलना है। तो ये बन जाएगा आपका सम्यक ज्ञान। सत प्लस भावना क्या बन जाएगा आपका, है देखो भय, प फ ब भ, चौथा तीसरा चौथा जा रहा है ना आपका, घोष वर्ण है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये किस में बदलेगा आपका, भ में। और क्या बचेगा आपका, सद्भावना। इसी तरह बनेगा। आप सद्भावना ऐसे भी लिखी हुई देखते होंगे, इस तरह से भी सद्भावना देखते होंगे आप। द के नीचे भ लगा हुआ, वही बात है जो ऊपर लिख रखी है ना। बिल्कुल दोनों ही करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लिख लीजिए, 2-4 एग्जांपल और नोट कर लीजिए, फिर अगले नियम पर बढ़ेंगे। लिखो जैसे सट प्लस अंग, और लिख लो जैसे सट प्लस रूप, षट प्लस गुण, ठीक है। षट प्लस अक्षर, वो भी हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, स्वर आ गया, इसका मतलब ए आ रहा है आपका। इसका मतलब ये श किस में जाएगा आपका, ये जो ट है वो किस में बदलेगा आपका, ड में। अब ड हलंत में बदलेगा, और ये ए किस में आकर बैठेगा, ड में बैठेगा। तो ड पूरा हो जाएगा, तो क्या बचेगा, षडंग। और ऊपर आ जाएगा आपका अनुस्वार। ठीक है, इसी प्रकार षट प्लस रूप में क्या हो जाएगा, श, ये डहलंत और ये रू और ये प। अब देखो षड्रूप, ट्रक कैसे लिखते हैं आप, तो एक नियम और सीख लो, बताया कि नहीं बताया मुझे नहीं मालूम। जब गोलवर्ण आता है ना, और उसमें र हलंत लगाना होता है आपको, सॉरी उसमें र को मिलाना होता है, गोलवर्ण में र को मिलाना होता है, और गोलवर्ण हलंत वाला हो, गोलवर्ण तो रहेगा हलंत और उसमें र पूरा मिलाना है। भाई र हलंत होता तो ऊपर बैठ जाता, लेकिन र तो पूरा है तो वो नीचे बैठेगा। तो नीचे कैसे लगेगा, जैसे ये ट है ना, तो ट के अंदर र इस तरह से लगता है आपका, है ना। जैसे ये ट्रक है ना, अब इसका वर्ण विच्छेद का मतलब क्या होगा, ट तो आधा है, र पूरा है, इसमें से ए निकलेगा, फिर ये क है। ये ध्यान रख लो ना इसका, ट्रक का ट में ट आधा है, र पूरा है, जिसमें से मैंने ए निकाला है, और ये क में से तो निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्रकार आपका ड्रम होता है, ड्रम का मतलब ड आधा है, र पूरा है, इसमें से आप ए निकालोगे, और फिर ये मैं और ए निकल जाएगा आपका ड्रम। तो इसी प्रकार ड में अब र बैठ रहा ना, तो यहां पर ड में र बैठा ना आपको, इसका मतलब श, ये ड इसमें बैठा दिया मैंने र, और ये ऊ की मात्रा, और ये षड्रूप। अब ऐसा मत करना ये क्या दे दिया, कहीं पढ़ ही नहीं पाओ, ये षड्रूप है। बिल्कुल ऐसा संधि में पूछा है एक बार, यही दे दिया, यही ऑप्शन दे दिया। ऑप्शन क्या, प्रश्न यही दे दिया, षड्रूप में या षड्रूप का संधि विच्छेद होगा। अब लोग इसको पढ़ ही नहीं पाए क्या है ये, तो ये टूटेगा सट प्लस रूप के अंदर। क्लियर, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। आ जाओ, सट प्लस गुण का भी देख लो।
षट प्लस गुण का क्या हो जाएगा आपका? श, ये ड हलंत और ये गु षडगुण। अच्छा एक बड़ा अच्छा शब्द देता हूं, शब्द शुद्धि में भी पूछता है, एकदम से ध्यान में आ गया मुझे, और इस संधि में भी काम करेगा वो। बहुत अच्छा शब्द है ना? आप लिखो सड़ानन। सड़ानन, छह आनन वाला। कार्तिकेय का उसके 6 मुख वाले को बोलते हैं ना पर सड़ानन। लिखो। लिख लिया? कैसे लिखा आपने? ऐसा ही लिखा होगा, है ना? बनाते हैं, सीखना है इसको। देखो मैं अभी से आपकी वो आदत डाल रहा हूं शब्द शुद्धि वाली, है ना? सट प्लस आनंद, पे के बाद में स्वर, एक के बाद में घोष, पहला तीसरे में। नियम नंबर 1 काम कर रहा है। ये तो श पे हो गया डे में, और इधर क्या आ रहा है? आ, और ये नन को ऐसे कैसे रहने दो, ठीक है? आ किस में बैठेगा? डे में, और क्या बनेगा आपका? ये बन रहा है ना? अब इसमें जिसमें कुछ अंतर है क्या? नीचे बिंदी वाला अंतर है ना? हाँ, अगर नीचे वाला लिखा है तो शुद्ध यही रहेगा सड़ानन। ये गलत है ना? यहां पर उत्सिप्त नहीं लगेगा, ठीक है ना? तो शब्द शुद्धि के हिसाब से ये बिल्कुल गलत है, शब्द शुद्धि के हिसाब से ये सही है आपका। सड़ानन पूछता है सीधा का सीधा, सट प्लस आनंद। एक ऑप्शन ये मिलेगा, एक ऑप्शन ये मिलेगा आपको, ठीक है? संधि में पूछता है और शब्द शुद्धि में भी पूछता है। क्या मतलब ये ड जो वर्ड है वो बीच में आता है शब्द के, तो उसमें बिल्कुल लगाते हैं ना? हाँ, ऐसा नियम सर्वथा सत्य नहीं है, ऐसा नियम सर्वथा सत्य नहीं है, क्योंकि वो ड अपने मूल रूप में ड रहना चाहिए ना, जबकि यहां तो टे ड में बदल रहा है। पहली बात तो टे ड में बदल रहा है ना, ये तो संधि विकार की वजह से ऐसा हुआ है। अब जो आप कह रहे हैं वो ये है जैसे सड़क, है ना, पढ़ाई, इसके लिए बात कर रहे हैं आप। लेकिन मैं लिखता हूं डमरू, यहां पर नहीं आएगा, ध्यान रखना। ये डमरू लिख रहा हूं ना, यहां पर ये चीज नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। तो उत्सिप्त के लिए एक नियम होता है, उत्सिप्त के लिए ये शब्द की शुरुआत में नहीं आता है, तो शब्द की शुरुआत डमरू है, इसमें नहीं आएगा। लेकिन शब्द में कहीं अन्य जगह आता है ना, ये शुरुआत को छोड़कर, तो क्या आता है? नियम क्या कहता है? लो की भाषा में बताता हूं आपको। शब्द के शुरुआत में उत्क्षिप्त नहीं आएगा, लेकिन इसका मतलब एक्सेप्शन, अन्यत्र आ सकता है, अन्यत्र आगे, प्रोवाइडेड दैट। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी। वो क्या रखनी पड़ेगी? वो जो शब्द है ना, वो उपसर्ग युक्त भी नहीं होना चाहिए। वो शब्द उपसर्ग, प्रोवाइडेड फर्दर, वो विदेशी भाषा का या इंग्लिश का भी नहीं होना चाहिए। जैसे इसको दूसरे तरीके से बताता हूं मैं इन चारों एग्जांपल से आपको, और ये नियम याद, नियम क्या मतलब शब्द शुद्धि में हेल्प करेगा आपको, पूरा लर्निंग करवा देता हूं मैं आपको। इन्हीं को देख लेते हैं, है ना? उत्सिप्त के अगर मैं नियम की बात करता हूं, क्या बताया मैंने? शब्द के शुरुआत में ड और ड उत्सिप्त नहीं होगा, तो मैंने लिखा डमरू, बात सही। लेकिन क्या कहा? शब्द के शुरुआत में नहीं होगा तो अन्य जगहों पर आ सकता है। ये लो जी, अन्य जगहों पर ले लिया अपन ने, सड़क। प्रोवाइडेड फर्दर क्या कहा मैंने? आ तो सकता है, लेकिन किस में नहीं आ सकता? अंग्रेजी वाले शब्दों में नहीं आ सकता। ये लो जी, मैंने लिख दिया, इसी सड़क को रोड लिखा ना, अंडर, है ना? ड यहां पर भी आ रहा। और क्या बताया था मैंने? दो जगह बताया था, दो जगह नहीं आएगा, उपसर्ग में भी नहीं आएगा। चलो अंडर को नीचे ले लेते हैं एक बार। अंडर में दो चीजें सिखा दूंगा एक ही साथ। एक तो अंडर इंग्लिश का वर्ड है, दूसरा द संयुक्त के साथ में भी आ रहा है ना?
तो संयुक्त अक्षर के साथ में भी नहीं आता है। किसके साथ में? संयुक्त अक्षर। जैसे लिख दिया मैंने पंडित, तो देखो अभी देखा, अभी कौन पूछ रहे थे जो प्रश्न, शब्द के बीच में आता है तो ड, तो देखो बीच में अन्य आ रहा है, अंडर भी बीच में आ रहा, नहीं आ रहा, पंडित भी बीच में आ रहा है, ड तो भी नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये संयुक्त अक्षर है। ठीक है, अगला मैंने बताया उपसर्ग वाला भी चीज नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने लिखा निडर, तो निडर में डर में नी उपसर्ग लग रहा है ना, ऐसी सिचुएशन में इसमें भी आपका उपक्षिप्त नहीं होगा। ये एक ही बार में इन एग्जाम्पल से आप पूरे नियम को ध्यान में रखें। उपक्षिप्त का नियम क्या कहता है ना, इसको लर्न कर लेना। बोलकर लिखवाने की आवश्यकता तो बोलकर भी लिखवा दूंगा, लिख लो लिख लो। उत्क्षिप्त का नियम लिख लो। उत्क्षिप्त का मतलब दोनों वर्णों की बात कर रहा है ये, ड और ढ दोनों की बात कर रहा है ना। उत्क्षिप्त वर्ण या ये वर्ण शब्द की शुरुआत में न आकर अन्यत्र आ सकते हैं। नहीं चल रही है वो पानी की बोतल, खाली का क्या करेंगे? क्या लिखवाया? अन्यत्र कहीं भी आ सकते हैं। ठीक है, अब अन्यत्र का मतलब शुरुआत में नहीं आएगा, दूसरी जगह आ सकते हैं। लेकिन अब डालो, लेकिन अंग्रेजी या विदेशी भाषा के शब्दों में नहीं आएंगे। ये वर्ण संयुक्त रूप में हो तब नहीं आएंगे। और अंतिम उपसर्ग युक्त वर्णों में नहीं, उपसर्ग युक्त शब्दों में नहीं आएंगे। जैसे डर में उपसर्ग लगा हुआ ना, अंग्रेजी तीसरा था ना, अंग्रेजी शब्द उपसर्ग और एक और था ना संयुक्त अक्षर, संयुक्त रूप में आता है ना, तब भी नहीं आएगा। ठीक है, ये तो हो गई जनरल बात। अब कोई एक ही बार में सुन लो, मैंने बताया उत्क्षिप्त के नियम की बात कर रहा हूं। ये शब्द के शुरुआत में आकर, शब्द के शुरुआत में नहीं आकर अन्यत्र कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन ये अंग्रेजी युक्त शब्दों में नहीं आएंगे, ये संयुक्ताक्षर में नहीं आएंगे। जैसे पंडित में देखो ड के साथ में न संयुक्त जुड़ा हुआ है ना, संयुक्त का मतलब दो एक साथ चिपके हुए, अगर जिसमें ड चिपक रहा है ना, ड या ड, तो नहीं आएंगे, और उपसर्ग वाले शब्दों में नहीं आएंगे। ठीक है ना, ये तो 99% आपका काम कर जाएगा। अब कुछ शब्द ऐसा है जिसकी स्ट्रक्चर ऐसी दे रखी हो या व्याकरण वेताओं ने मान रखा है उसके नीचे लगा होना चाहिए, तो उसको याद कर लेंगे ऐसी कोई चीज अगर सामने आती है तो, बाकी आपका काम इससे बैठ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लगाओ रूल नंबर 2, नियम नंबर 2। लिखो नियम नंबर 2। यदि वर्गों के प्रथम वर्ण, मैं बोलकर लिखवा दूं या बोर्ड पे लिखूं? इसको बोलकर लिखवा दूं ना, हाँ शॉर्ट में बोर्ड पर लिखवा दूंगा। यदि वर्गों के प्रथम वर्ण, यदि वर्गों के प्रथम वर्ण कै, ब्रैकेट में लिख लो, कै च ट त प, ब्रैकेट में डाल लो, हलंत लिखाना इनके नीचे है ना, क्योंकि प्रथम बोल रहे हैं तो हलंत आएगा आएगा मैंडेटरी। कै च ट त प के बाद में वर्गों का पंचम वर्ण। अब वर्गों के पंचम वर्ण क्या है? इसके बाद में पंचम वर्ण का मतलब अंग, सॉरी अंग, य, न, य, म, है ना।
आए तो वर्गों का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। तो इसका पांचवा क्या होगा? अपने ही वर्ग का पांचवें में बदलता है ना, बस ये विशेष रूप से ध्यान रखने की बात है। पहले की इसकी ये एक समानता है, अपने ही वर्ग का पांचवें का मतलब ये वाला। यानी कि प में बदलेगा, त न में बदलेगा, ट न में बदलेगा, च ये में बदलेगा, क न में बदलेगा, अपने ही वर्ण के पांचवें में बदलेगा। ठीक है ना? ठीक है, अपने वर्ग के पांचवें में बदल गया। क्लियर? अब देखो इसको भी शॉर्ट में लिखा जा सकता है। पहले उदाहरण देखो, फिर उसके बाद में शॉर्ट करेंगे इसका भी। बढ़ो आगे। जैसे भी एक एग्जांपल लिया था मैंने, वाक प्लस मय। रूल रिकॉल पढ़ो, करो, यहां पर पढ़ो। क्या कह रहा है? क के बाद में क्या आ रहा है? म, यानी कि प्रथम के बाद में पांचवा आ रहा है। तब ऐसी सिचुएशन में नियम नंबर 2 काम कर जाएगा और यहां पर क्या चला जाएगा? ये आ गया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किस में जाएगा? अपने पांचवें में। अपना पांचवें का मतलब न, तो ये चला जाएगा, ये इसमें बदलेगा। तो शब्द क्या बन जाएगा आपका? वा ग म ये क्या बन जाएगा? वांग्मय। देखो और अगर अपन देखें, वाक प्लस निपुण, सिंपल नियम है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। पहले के बाद में पांचवा आ गया तो पहला अपने तीसरे में, सॉरी अपने पांचवें में, तो क्या हो जाएगा? वा ग का तो ग हो गया और बाकी निपुण ऐसा कैसा। देखो इन शब्दों को तोड़ना बड़ा आसान है, आपको पता लग जाएगा यहां से टूटेगा, पीछे वाला तो ऐसा कैसा रूप मिल जाएगा आपको। स्वर संधि में तो फिर भी खोजना पड़ता था, ढूंढना पड़ता था, तो यहां पर भी वांग निपुण हो जाएगा आपका। ठीक है ना? जैसे एक और लेकर देखते हैं, षट प्लस, चलो मास ले लो। क्या हो जाएगा? ट के बाद में म आ रहा है, ट के बाद में म आ रहा है, यानी कुल मिला के पहले के बाद में पांचवा आ रहा है। तो पहला किस में जाएगा आपका? पांचवें में। तो ट का पांचवा क्या होगा? निर्णय होगा। तो क्या हो जाएगा आपका? श ट किस में बदलेगा? नहलंद में। और आगे क्या हो जाएगा आपका? मास, क्षण मास। हाँ, तो क्या हो जाएगा आपका? श। अब देखो मैंने भी बताया खड़ी पाए वाली को तो हलंत करना, तो हटा दो इसको, और ये इस तरह से भी मिल जाएगा आपका क्षणमास, है ना? अब ऐसे यहां पर मातुर का भी बना लो, क्षण मातुर, 6 माताएं, षट प्लस मातुर, क्षण मातुर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा आपका? तो देखो इसका शॉर्ट क्या बन जाएगा आपका? अगर इसको मैं शॉर्ट में कहूं तो क्या हो रहा है? एक के बाद में क्या आ रहा था? 5, तो क्या बदल रहा है आपका? आप सोचेंगे गुरुजी आप तुम्हारी गणित ही बिगाड़ दोगे पर नहीं भाई, इस गणित को आपको हिंदी के हिसाब से याद रखना है। ठीक है ना? इस गणित को आपको हिंदी के हिसाब से ध्यान में रखना। तो 1 + 5 = 5। क्लियर? तो वादा किया है कि औरों से बेहतर दूंगा, तो फिर ये सब कुछ करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये कंपटीशन का दौर है, हर कोई कंपेयर करता है अदर टीचर्स को भी, जो फील्ड में कई सालों से, 20 सालों से, 30 सालों से, या जीवन इसी को दे दिया। अच्छा, दूसरी चीज, हम भी कंपटीशन से निकल कर आए हैं या कंपटीशन में रहते हैं सामान्यतः, तो पता लगता है ना हमें भी किन चीजों में तकलीफ हुई, तो तकलीफ ही तो दूर करना है ना? चलिए, हाँ ये चीज है। चलिए
2-5 एग्जांपल लिख लीजिए, फिर कल अगले नियम को कल देखेंगे अपन। 2-4 चलो आ जाओ, फटाफट से आ जाओ, लिख लीजिए। जैसे सठ प्लस नाम, सठ प्लस मातुर, हाँ मातुर, उत प्लस नाव, उत प्लस नत, उत प्लस नति, उत प्लस नति, तत् प्लस मय, तत् प्लस मय, उत प्लस मीलन, उत प्लस मिलन, कर लेंगे। चित प्लस मय, हाँ हाँ उन्मीलन, भवत प्लस निष्ठा, देखो जितनी चीजें मैंने सिखा दी ना, पुराने वाले नियम को भी रिकॉल करना है। पहला तो आ रहा है ना, पर यहाँ पर देखो सब जगह पंचम वर्ण आ रहा है कहीं ना कहीं, अगर आप देखेंगे तो, है ना। अप प्लस नए, अप प्लस मंगल, दो और लिख लो आप, अप प्लस मय, अप प्लस मंगल, ठीक है। इनको करके आइएगा। एक चीज बता देता हूं मैं, उदाहरण आप कर रहे हैं संधि के, आप राघव प्रकाश पढ़ें, चाहे आप मैया सर की किताब पढ़ें, या कोई अन्य किसी भी राइटर की देखें, वहां से उदाहरण करना आप, है ना। एक आध जगह डाउट आपको एक उपसर्ग में आ सकता है ना। बाकी जनरली जो चीजें बताइए ना, उनसे आपके प्रश्न सारे के सारे सही हो जाएंगे। कुछ चीजें एडिशनली हो, वो आप मुझे एक बार दिखा भी देना, सर हमने ये चीज एडिशनल देखी है, उसका मैं स्पष्टीकरण आपको दे दूंगा। मोस्टली जहां से प्रश्न बनते हैं पूछते हैं ना, वो चीजें मैं आपको करवा रहा हूँ, है ना। और कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं वो आप वहां से लर्न रख सकते हैं, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। बाकी अपन कल देखेंगे, है ना। ऊपर करूं क्या इनको?